हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो पॉइंट नंबर 30 जिसमें दिल्ली सल्तनत जो है उसके बारे में हमने पढ़ा और उसमें 5 जो डेंसिटी थी। नहीं, आज नहीं बताऊंगा पूरी पांचों के बारे में, क्योंकि हर पार्ट में हम पांचों के बारे में जिक्र कर चुके हैं। तो दिल्ली सल्तनत के पांचों वंशों के बारे में जिक्र कर चुके हैं, उनके प्रशासन के बारे में भी जिक्र कर चुके हैं हम लोग। तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, 31st पॉइंट, ठीक है, जिसमें क्या बताया गया है, विजयनगर जो साम्राज्य था हमारा साउथ में, ठीक है, विजयनगर जो साम्राज्य था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और उसका प्रशासन के बारे में भी हम जो है इसी सेम वीडियो में देखने वाले हैं। यानी कि पूरा 31st पॉइंट जो हमारा पूरा कंप्लीट होगा बहमनी साम्राज्य से पहले, जो कि 32nd पॉइंट है, यहाँ तक इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे उन सभी चीज़ों को भी हम साथ में ऐड कर लेंगे या फिर इनके ऊपर जो है पूरा डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना जो डिस्कशन है उसको। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात ये है कि ये जो विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना की गई थी 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, इन दोनों ने जो है इसकी स्थापना की थी। और ये 5 भाइयों में से 2 भाई थे, ठीक है, ये 5 भाइयों में से 2 भाई थे और इन्होंने वंश की स्थापना की थी। यहाँ पे पहला वंश था संगम, ठीक है, संगम वंश था विजयनगर साम्राज्य पे पहला जो राज्य करने वाला था, पहला जो शासन करने वाला था। और ये जो संगम थे ये इन दोनों के पिताजी थे। इन्होंने अपने पिताजी के नाम पे इस जो है विजयनगर साम्राज्य पे जो वंश था ना, संगम वंश, हरिहर और बुक्का किस वंश से संबंधित थे, संगम वंश से संबंधित थे, तो इन्होंने अपने पिताजी के नाम पे रखा था। ये 5 भाइयों में से 2 थे, एक नहीं थे, 2 थे। और विजयनगर शब्द का मतलब क्या है, जीत का शहर, जीत का शहर जो है विजयनगर को कहते हैं। उसके बाद हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। ये इनके गुरु थे, आप ये मान सकते हो कि ये जो है इनके गुरु थे, ये कह सकते हो आप इजीली। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी, इसका भी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। विजयनगर की राजधानी इम्पोर्टेंट है हम्पी, जो कि कहाँ पे पड़ती है, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है आजकल हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के खंडर तुंगभद्रा नदी के आसपास देखे जा सकते हैं और इस साम्राज्य की या इस राज्य की जो राजभाषा थी वो कौन सी थी, वो तेलुगु थे, ठीक है, कौन सी भाषा थी, तेलुगु। कौन सी राजधानी थी, हम्पी। कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में। विजयनगर साम्राज्य का अर्थ क्या है, राज्य जो है, कौन सा राज्य, जो कि जीत का राज्य है, जीत का शहर है, जीत का राज्य है। 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। इस पे किस किस शासक ने जो है कब कब शासन किया, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हरिहर और बुक्का ने शासन स्थापित किया था। अब वो तो 2 थे, राजा कौन बन सकता है, एक ही बन सकता है। तो सबसे पहले हरिहर जो है पहले बुक्का ये बोल देता है हरिहर को कि आप पहले राजा बन जाओ। तो वो 1336 से लेके 1356 तक शासन चलाता है। उसके बाद बुक्का जो कि उसका भाई है, इसकी मृत्यु के पश्चात ये जो है राजा बनता है। उसके बाद ये 1356 से 77 तक राज करता है। फिर हरिहर द्वितीय आता है, बीच में हरिहर प्रथम भी आता है, ठीक है, नहीं आता नहीं है, हरिहर प्रथम भी आता है। हरिहर प्रथम तो पहले ही हो गया, हरिहर तो शुरुआत में ही बनता है, ये हरिहर प्रथम है, तो सही बात ही थी, हरिहर प्रथम पहले आता है। फिर देवराय प्रथम आता है, फिर देवराय द्वितीय आता है, मल्लिकार्जुन आता है, विरूपाक्ष द्वितीय आता है। तो ये पूरा संगम वंश था। ये क्या था, ये पूरा का पूरा संगम वंश के ये सारे के सारे शासक थे। बट इसी संगम वंश पे ही जो है राज्य नहीं चलता है, आगे भी चलता है। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे जो है नोट बताया गया है, हम्पी के भगना अवशेषों को कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ब्रिटिश अधिकारी थे, इन्होंने जो है क्या किया था,
हम्पी के जो अवशेष थे इस विजयनगर साम्राज्य से संबंधित, उनको जो है इंट्रोड्यूस किया था या उनको हाईलाइट किया था एक तरीके से। हरिहर और बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक, जिनका नाम क्या था, प्रताप रुद्रदेव, इनके सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः इन वंशों ने जो है शासन किया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ संगम वंश या इतने ही राजाओं ने ही, विरूपाक्ष तक ही जो है राजाओं ने शासन नहीं किया था, विरूपाक्ष द्वितीय तक। विरूपाक्ष द्वितीय जो थे वो संगम वंश के अंतिम जो है शासक थे। उसके बाद सुलू वंश स्थापित होता है, फिर तुलु वंश स्थापित होता है, फिर अराविडु वंश स्थापित होता है, और फिर जो है ये अपना क्या बोलते हैं, विजयनगर जो साम्राज्य उसका अंतिम जो है पहुंच जाता है, क्योंकि आसपास के जो बहमनी और ये जो आसपास के जो इसके राज्य थे वो सब इससे टक्कर लेने को एक तरीके से फिरते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे हमें बाद में आना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि प्राप्त की थी, बुक्का प्रथम ने। और हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि जो है प्राप्त की थी। तो महाराजा धीराज की उपाधि संगम वंश में सबसे पहले किस शासक को मिली थी, हरिहर द्वितीय को। और प्रतिष्ठापक की उपाधि किसको मिली थी, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसको मिली थी, या ये उपाधि किसने धारण की थी, ये संगम वंश के राजा थे विजयनगर के, और ये कौन थे, बुक्का प्रथम थे। एक पॉइंट मैंने आपको समझाया नहीं, ये वाला। जो हरिहर और बुक्का थे पहले वारंगल के काकतीय शासक थे, काकतीय वंश के शासक थे। वारंगल जो राज्य है उसके प्रताप रुद्रदेव उसके सामंत थे दोनों भाई। बाद में इन्होंने अपना साम्राज्य जो है स्थापित किया था। उसके बाद हम देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं तेलुगु के 5 महाकाव्य। तेलुगु के 5 महाकाव्य कौन कौन से हैं, आमुक्ता, आमुक्त माल्यद, आमुक्त माल्यद, इसको किसने लिखा था, कृष्ण देव राय ने लिखा था। ये दूसरे वंश से संबंधित है। चलो एक बार 5 काव्यों को देख लेते हैं, महाकाव्यों को देख लेते हैं, उसके बाद जो है अपना डिटेल पढ़ेंगे। मनुचरितम, मनुचरितम जो है अलसनी पेदन, अलसनी पेदन। वसुचरित भट्टमूर्ति, राघव पांडवीयम, राघव पांडवीयम, पांडवीयम, पांडवीयमु, पांडवीयमु। तो थोड़े से संस्कृत से रिलेटेड नाम है ना, तो ये इसलिए थोड़े से कंफ्यूज करेंगे। पिंगली सूरत, पिंगली सूरत। पांडुरंग महात्म्य, पांडुरंग महात्म्य। तो ये जो है किस तरीके से है, तेनाली रामकृष्ण जो है इसके क्या हैं, लेखक हैं, रचनाकार हैं, ठीक है। तो ये जो 5 जो महाकाव्य हैं ये तेलुगु के महाकाव्य हैं। अब वापस से अपने पॉइंट्स पे आ जाते हैं। इटली का एक यात्री था निकोलो कॉन्टी, ये विजयनगर साम्राज्य में आया था। उस समय पे विजयनगर पर संगम वंश के राजा देवराय प्रथम जो है एक तरीके से वहाँ पे शासन कर रहे थे। इसने निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर में उस समय पर जो दास प्रथा थी, और दास प्रथा बताते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य जब चल रहा था उस समय पर जो दास प्रथा है वो अपने चरम सीमा पर थी। इसका काफ़ी हद तक जो है इन्होंने वर्णन किया है, विस्तृत रूप में इसके बारे में बताया है। उसके बाद देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी को दूर किया जा सके, नगर में नहरें बनाई जा सकें, यानी कि पानी की कमी को वो दूर करना चाहता था। सिंचाई के लिए उसने हरिंद्रा नदी पर भी बांध बनवाया था। तो हरिंद्रा और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था देवराय प्रथम ने। संगम वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था वो देवराय द्वितीय हुआ था। इसको इमाडी देवराय भी कहा जाता है। इमाडी देवराय जो है इसकी एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि उपाधि थी, ठीक है। ये क्या कह सकते हो, इसको एक उपाधि कह सकते हो, दी गई थी किसको, देवराय द्वितीय को। और बताया जाता है कि संगम वंश में
विजयनगर के पहला जो वंश था संगम वंश, उसके सबसे फेमस, सबसे प्रतापी राजा जो है वो कौन थे? देवराय द्वितीय थे। कौन थे? देवराय द्वितीय थे। उसके बाद है फारस के एक राजदूत थे जिनका नाम अब्दुल रज्जाक था। इसको अब्दुल रज्जाक भी कई बार जो है पढ़ा जाता है, अब्दुल रज्जाक। ठीक है, अब्दुल रज्जाक कुछ इस तरीके से इकट्ठा भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो फारसी राजदूत थे अब्दुल रज्जाक, देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में आए थे। इनके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वैश्यालय की जो आय होती थी उससे दिया जाता था। तेलुगु कवि थे एक श्रीनाथ, कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। फरिश्ता ने कहा था कि देवराय द्वितीय जो है वो अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को जो है उन्होंने भर्ती किया था उस समय पे, और वेतन के रूप में उनको जो है जागीरें भी दी थी। और वेतन तो देखो सेना में रहते थे तो मिलेगा ही, लेकिन उनको जागीर भी जरूर दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय का जग बेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी करने वाला, या हाथियों का शिकार करने वाला, या हाथियों का शिकारी। जग बेटकर जो है कहा गया है किसको? देवराय द्वितीय को। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ था एक जिसका नाम क्या था? महानाटक सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र, इनके ऊपर भाष्य लिखा था। ये जो वर्ड है ना, ये वर्डिंग है ना, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो वर्डिंग जो शब्दावली, जिसको हम क्या कहते हैं? शब्दावली यानी कि इम्पोर्टेंट जो पॉइंट वर्ड्स होते हैं ना, उनके मीनिंग्स पता होने चाहिए। भाष्य का मतलब क्या होता है? आसान करके भाषा को लिखना, आसान भाषा में लिखना। ठीक है, भाष्य का मतलब यही होता है, आसान भाषा में लिखना। अब पूरा पॉइंट क्या था देखो, एक अभिलेख में बताया गया है कि जो देवराय द्वितीय हैं उनको जग बेटकर कहा गया है, और इन्होंने संस्कृत ग्रंथ था जिसका नाम क्या था? महानाटक सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र और महानाटक ब्रह्म सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र, ये दोनों संस्कृत के नाटक थे। इन संस्कृत के नाटकों को देवराय द्वितीय ने जो है आसान भाषा में लिखा था, यानी कि इनके ऊपर भाष्य लिखा था। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। ये कुछ खास पॉइंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद है हमारा मल्लिकार्जुन जो है एक राजा हुआ था। ठीक है, ये राजा हुआ था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट राजा का नाम दिया गया बस। जस्ट ये बीच में है ना, हम ये ना सोचें कि ये मल्लिकार्जुन कौन आ गया। ठीक है, तो ये एक राजा हुआ था संगम वंश में। सुलुव नरसिंह ने, अब यहाँ तक है ना हमारा संगम वंश खत्म। संगम जो वंश है ना, संगम वंश जो है ना वो यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लगभग जो संगम वंश है उसका जो अंतिम जो राजा हुआ है, ये तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अंतिम जो शासक हुआ है संगम वंश का, उसका नाम क्या था? उसका नाम था विरूपाक्ष द्वितीय। ठीक है, विरूपाक्ष द्वितीय। ये जो है 1465 से लेके 1485 तक इसने शासन किया था। यानी कि जो हरिहर और बुक्का है उन्होंने जो स्थापना की थी 1336 में इस शासन की, यहाँ से लेके 1485 तक कौन सा वंश चलता है? संगम वंश चलता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले वंश की। ठीक है, अगला वंश जो है कौन सा है? अगला वंश जो है हमारा सुलुव वंश है। ठीक है, तो सुलुव नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश यानी कि सालुव या सुलुव वंश की स्थापना की थी। और ये जो राजा है सुलुव नरसिंह, ये पहला राजा बनता है सुलुव जो वंश है उसका। और ये जो है 1485 से लेके 1506 तक जो है यहाँ पे शासन जो है चलाता है। ठीक है, उसके बाद एक राजा और आता है इसमें दूसरा, उसका नाम क्या था? उसका नाम था इमाडी, ये इसका पुत्र था इमाडी नरसिंह। ठीक है, इमाडी
नरसिंह। इमाड़ी नरसिंह जो है यहाँ पे राज करता है, और ये जो है राज कब से कब तक करता है, ये 1491 से 1505 तक जो है ये क्या करता है, राज करता है। ठीक है, 1491 से 1505 तक राज करता है। कौन? ये सुलूभ नरसिंह का पुत्र था। क्योंकि यहाँ पे इस बुक में लिखा हुआ नहीं है ना, तो ये थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर लेते हैं इसके साथ साथ। ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर तीसरे वंश का उदय होता है, और तीसरा वंश फिर यहाँ पे कौन सा वंश आता है, तुलु वंश। कौन सा वंश आता है? तुलु वंश जो है तीसरा वंश यहाँ पे आता है। तो देखते हैं, तुलु वंश जो है 1505 से 1565 तक, 1505 से लेके 1565 तक तुलु वंश चलता है। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी वीर नरसिंह। इनको कई बार ये भी दे दिया जाता है पूरा नाम इनका, वीर नरसिंह नायक। नायक वर्ड भी जोड़ दिया जाता है कई बार पीछे। ठीक है, और जो ये कृष्ण देव राय थे ना, वो इसके सबसे फेमस और प्रतापी राजा थे। हालांकि अगर मैं सही कहूँ तो 3 ही नामों से जो है विजयनगर साम्राज्य को जाना जाता है। एक तो हरिहर, एक बुक्का, और तीसरा कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय के कारण जो है खास पहचान एक तरीके से विजयनगर साम्राज्य को मिलती है हिस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वीर नरसिंह नायक ने जो है तुलु वंश की स्थापना की। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय को माना जाता है। वो 8 अगस्त 1509 को शासक बनता है। सुलूतिमा या सालूतिमा कृष्णदेव राय का एक योग्य मंत्री या फिर सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा के अंदर कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। तो यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ पे नॉर्थ में दिल्ली जो शासन है, वहाँ पे जो है इस समय पे तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि तुगलक जो वंश है ना, वो शासन कर रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है यहाँ पे राज कर रहा था। उस समय की कुछ ये बात है ना। तो यहाँ पे बाबरनामा में जो है बाबर ने भी इसके बारे में जिक्र किया था कि यहाँ पे ये जो है बहुत ज़्यादा मतलब सर्वाधिक शक्तिशाली शासक इसको बताया था कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय के शासनकाल में एक पुर्तगाली यात्री था जिसका नाम क्या था, डोमिगोस पायस। डोमिगोस पायस ये कहाँ पे आया था, विजयनगर साम्राज्य में आया था। और ये किस राजा के शासनकाल में आया था, तो ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें पॉइंट्स पूछे जाएंगे हमसे। फिर है, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज कहा जाता था। हिस्ट्री में हमें एक और देखने को मिलता है 8 से संबंधित, अष्टप्रधान। अष्टप्रधान ये किस वंश से, किस चीज़ से रिलेटेड है, ये शिवाजी के समय से रिलेटेड है, यानी कि ये मराठाओं से संबंधित है। ठीक है, अष्टप्रधान। लेकिन वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज, ठीक है, ये अष्टदिग्गज हमें किस समय के दौरान देखने को मिलता है, ये कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, और अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अलसनीपेद्दन सबसे प्रमुख कवि थे, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं के विद्वान थे। इनको तेलुगु कविता का पितामह या फिर आंध्र कविता का पितामह जो है उनको कहा जाता था, या उपाधि कह लो थी, या इनको कहा जाता था। उनके शासनकाल में के दौरान, यानी कि कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान तेलुगु साहित्य का क्लासिक जो युग है उसको माना गया है। ठीक है, यानी कि कृष्णदेव राय का जो शासनकाल था वो तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना गया है। उसके बाद वापस से अपने पॉइंट्स पे आते हैं, जो मैंने कहा था कि बाद में आपको इसका डिस्कशन देखने को मिलेगा। तो वो ये है, ये अष्टदिग्गज थे। ये अष्टदिग्गज जो है किसके शासनकाल में थे, ये अष्टदिग्गज जो है
अपने कृष्णदेव राय के दरबार में थे। अलसनी पेदुन, इनकी रचना थी मनुचरितम और हरि कथा सार। फिर है नदी तिम, इनकी रचना थी परिजात हरण। उसके बाद है भट्ट मूर्ति, ये ऊ की मात्रा ऐसे होनी चाहिए। इनकी रचना थी नर्स भूपालियम और हरिचंद्रन लोपाख्यानम। उसके बाद दुर्जती थे कलहस्ती महात्म्य, ठीक है। उसके बाद मल्लन राजशेखर चरित, मल्लन की जो है रचना आपको देखने को मिलती है। उसके बाद जो है मल्लन के बाद जो है अच्युतराज रामचंद्र, इनकी रचना का नाम था सकल कथा सार संग्रह। ये लंबे नाम है। संस्कृत और जो है आप संस्कृत और तेलुगु मिला के जो है इस तरीके से ये लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं, जो इनकी जो पढ़ना इनको थोड़ा सा मुश्किल होता है, नाम थोड़े से मुश्किल होते हैं। पिंगाली सूरत हमारे साथ में कवि हैं, इनकी रचना थी राघव पांडिय। तेनाली रामकृष्णन, इनकी रचना थी पांडुरंग महात्म्य, ठीक है। तो ये जो है हमारे आप जो है अष्टदिग्गज थे ये हमारे, ठीक है। तो इनमें सबसे प्रमुख जो अष्टदिग्गज में कौन थे? अलसनी पेदन, ठीक है, अलसनी पेदन। संस्कृत और तेलुगु के कवि थे ये। कृष्णदेव राय के जो शासनकाल है इनका, उसको क्या कहा जाता था? क्लासिक युग कहा जाता था तेलुगु साहित्य का। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आमुक्त माल्याद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम और दूसरी थी उषा परिणय, इनकी रचना की थी। देखो कृष्णदेव राय खुद भी लिखते थे, ठीक है। इन्होंने तेलुगु में एक रचना लिखी थी आमुक्त माल्याद और संस्कृत में 2 रचनाएं थी जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय। विजयनगर साम्राज्य में नंदिना गढ़ी लिपि का प्रयोग किया जाता था। कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? नंदिना गढ़ी। नागलपुर नामक नए नगर, हजारा राम और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। देखो नगर कौन सा बसाया था? नागलपुर। हजारा राम और विट्ठल स्वामी नाम के 2 मंदिर जो है कृष्णदेव राय ने बनवाए थे। इसके अलावा कृष्णदेव राय ने चिदम्बरम मंदिर, अंबारम में पार्वती का मंदिर, कांचीपुरम में बरदराज और एकंबरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये कुछ मंदिरों के निर्माण भी करवाए थे। तो इतनी सारी और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं इनकी, ठीक है, और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं इनकी, ठीक है। इन्होंने 4 से 5 जो है युद्ध लड़े थे, जिसमें आप थोड़ा सा कर लेते हैं जिक्र, है ना। एक तो इन्होंने अदोनी का युद्ध लड़ा था। एक इन्होंने, मैंने आपको बताया कि आपस में जो है आस पड़ोस के जो क्षेत्र थे, राज्य थे, उनके साथ युद्ध होते रहते थे। बीजापुर के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा। फिर इन्होंने उड़ीसा के शासक के साथ जो है युद्ध लड़ा था, ठीक है। फिर इन्होंने एक गोलकुंडा के शासक के साथ जो है युद्ध लड़ा था, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने 4-5 युद्ध भी लड़े थे। तो अंततः 1529 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये 1509 में शासक बने थे और 1529 में इनकी मृत्यु के उपरांत जो है इनका शासन समाप्त होता है। तो ये कृष्णदेव राय जो है इम्पोर्टेंट शासक हैं हमारे इस वंश के। इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी मृत्यु, इनका शासनकाल, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। कृष्णदेव राय को काफ़ी उपाधियाँ भी मिली हुई थी, जैसे कि आंध्र भोज भी कहा जाता था, अभिनव भोज भी कहा जाता था, आंध्र पितामह भी इनको कहा जाता था, क्योंकि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, ये कह लो। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव जो है तुलु वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। राक्षसी
राक्षसी तंगड़ी या फिर तालीकोटा या फिर बन्नीहट्टी, ये एक ही बात है, लेकिन नाम तीन है। ये युद्ध था। तालीकोटा का युद्ध के नाम से ज़्यादा फेमस है, बनीहट्टी भी नाम जानते हैं, राक्षसी तंगड़ी ये ना युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 में। इस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का लगभग पतन जो है हो चुका था। ठीक है। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल थे कौन कौन से? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, है ना। इन सभी का संयुक्त इन्होंने एक मोर्चा बनाया था, संयुक्त एक संघ बना लिया था इन सभी शासकों ने, क्योंकि आसपास के जितने भी शासक थे या राज्य थे वो सब एक होकर इन सब के मतलब विजयनगर जो शासक था, जो राज्य था, उसके खिलाफ हो गए थे। तो इसलिए एक पूरा संगठन बन गया था उनका, तो वो तो हराएंगे ही, आज नहीं तो कल हराएंगे। तो ये एक संयुक्त मोर्चा था। इस मोर्चे में जो ये युद्ध था बन्नीहट्टी का, इसमें जो है अली आदिल शाह जो है इस संयुक्त मोर्चे का क्या कर रहा था, एक तरीके से कमान जो है उसने संभाल रखी थी। और जो तालीकोटा का जो युद्ध था उसमें विजयनगर का नेतृत्व जो है कौन कर रहा था? राम राय कर रहा था। लेकिन जो शासक था ना वो कौन था? वो जो शासक था ना सदाशिव, सदाशिव जो शासक था ना वो कठपुतली था एक तरीके से इस राम राय का। ठीक है। तो ये जो राम राय है ना, ये सारा सब कुछ जो है देख रहा था, वो तो एक कठपुतली मात्र था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के जो सुल्तान थे उनके हित जो है तीन अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते रहते थे। और वो तीन अलग अलग क्षेत्र जो है कौन कौन से थे? सबसे पहली बात तो तुंगभद्रा के दोआब में, दूसरा कृष्णा और गोदावरी के कच्छार में, तीसरा था मराठावाड़ा प्रदेश में। इसमें सबसे दो इम्पोर्टेंट थे। एक तो तुंगभद्रा नदी वाला जो दोआब क्षेत्र था। ठीक है। ये कौन कौन सी नदियों के बीच में था? एक्चुअली इसके साथ है ना एक नदी का नाम और जोड़ लो, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के जो है बीच का जो क्षेत्र। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो है क्या होता है? दोआब होता है। ठीक है। और कृष्णा गोदावरी का कच्छार हो गया, और मराठावाड़ा प्रदेश। इन तीनों जगहों के कारण या इन तीनों क्षेत्रों के कारण क्या होता था? उनके हितों में टकराव होता था। यानी कि विजयनगर और बहमनी जो राज्य थे वो आपस में झगड़े का कारण जो है ये तीन क्षेत्र मेनली जो है माने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था उसके बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना शुरू कर दिया था। और इसके साथ जो है तीसरे वंश का जो है समापन हो जाता है। उसके बाद हमारा जो है क्या आता है? अराविडु वंश। तो हम बात करेंगे अभी अराविडु वंश के बारे में। विजयनगर के चौथे और अंतिम जो राजवंश है उसका नाम था अराविडु राजवंश। ये 1570 से 1672 तक चलता है। 1570 से 1672 तक ये जो है चलता है। और इसकी स्थापना तिरुमल ने ही की थी, सदाशिव को अपदस्थ कर दिया था। देखो इसने पता है क्या किया था? जो वो युद्ध हुआ था तालीकोटा का, जो युद्ध हुआ था, जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, क्या किया इसने? सदाशिव जो था वो जो है तिरुमल जो है सदाशिव को लेके चला जाता है। और तिरुमल जो है सदाशिव को लेके चला जाता है, हाँ सही बोल रहा था मैं। और पेनुकोंडा जगह पे जाके ये छुप जाते हैं, भाग जाते हैं, इसको साथ में लेके चला जाता है। लेकिन बाद में इसको क्या करता है? तिरुमल जो है इसको बाद में इसकी हत्या करवा देता है। बड़ी अजीब सी बात है ना। शुरुआत में तो इसको वहाँ से बचा के लेके जाता है और फिर बाद में उसकी हत्या कर देता है, या उसको अपदस्थ करके पेनुकोंडा में जो है अपदस्थ करके उसको क्या कर देता है? फिर अराविडु वंश का जो है कर देता है, क्या कर देता है? उसकी स्थापना कर देता है चौथे वंश की, विजयनगर राज्य या साम्राज्य में। तो अराविडु वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? रंगा तृतीय जो है अंतिम शासक था। आप ये भी कह सकते हो विजयनगर साम्राज्य का भी अंतिम शासक कौन था? रंगा तृतीय था। तो दोनों तरीके से ये क्वेश्चन अंतिम शासक के रूप में यूज़ किया जा सकता है। एक तो अराविडु वंश का भी अंतिम शासक था और विजयनगर साम्राज्य का भी अंतिम शासक था।
इसके बाद जो है विजयनगर साम्राज्य की जो है क्या हो जाती है, एक तरीके से अंतिम जो है अपने चरण में पहुंच जाता है विजयनगर साम्राज्य। ओके, एक जो वो युद्ध था ना, क्या बोलते हैं उसको, तालीकोटा का युद्ध, ये युद्ध इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात तो है ये युद्ध इम्पोर्टेंट। तो हम बात कर रहे थे इसके बारे में, तालीकोटा युद्ध, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भी है। इसके कारण जो विजयनगर साम्राज्य है ना उसका अंत भी हुआ था। तो इस युद्ध में है ना नेतृत्व सबसे इम्पोर्टेंट है। नेतृत्व देखो, एक तो विजयनगर था इसमें और दूसरा बहमनी था इसमें, ठीक है, जो कि अगला ही हमारा चैप्टर होगा, सॉरी वीडियो में अगले हमारे आएगा। तो विजयनगर की तरफ से कौन लड़ रहा था? राम राय। राजा कौन था? सदाशिव। कौन था राजा? सदाशिव। बट ये कठपुतली था, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, किसका? जो है राम राय का। और बहमनी की तरफ से, बहमनी हो गया और भी बहुत सारे, गोलकुंडा, ये सब जो है साथ में मिलकर लड़ रहे थे। बीजापुर है ना, गोलकुंडा, बीजापुर, उस उड़ीसा, बहुत सारे मतलब मिलके लड़ रहे थे। तो उन सब का नेतृत्व यानी कि बहमनी की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? अली आदिल शाह। नाम लिख लो, अली आदिल शाह। अली आदिल शाह, ठीक है, ये नेतृत्व कर रहा था। तो ये पॉइंट में थोड़ा सा ये मान लो कि बाद में ध्यान आया, या जो भी है चीज़ें, उस युद्ध को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से लेना जरूरी है। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए क्रम में इस प्रकार से है। ये रीजनिंग में भी किसी तरीके से पूछ लिया जाता है। वैसे ज़्यादा रीजनिंग में इतना घुसते नहीं हैं, बट ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले प्रांत, फिर कोट्टम या वलनाडु, फिर नाडु, और फिर उर। इनके नाम, प्रांत को मंडल कहते थे, कोट्टम या वलनाडु को जिला कहते थे, नाडु को मेला ग्राम कहते थे जो 50 गांवों का समूह होता था, और उर होती थी सबसे छोटी इकाई जो कि ग्राम होती थी। ठीक है, अब पूछ कैसे लिया जाता है? पूछ ऐसे भी लिया जाता है कि उर जो है विजयनगर साम्राज्य में, उर जो है शब्द, इस शब्द का क्या मतलब होता था, या उर किसको कहते थे, या उर जो शब्दावली है वो किससे संबंधित होती थी। वलनाडु क्या होता है, कोट्टम क्या होता है, प्रांत आपको पूछेगा नहीं। नाडु क्या होता है, मेला ग्राम क्या होता है, मेला ग्राम जो है उसमें कितने गांवों का समूह होता था। भाई पूछने वाला कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भू सामंत होते थे जिनको राजा वेतन के बदले अथवा उनके अधीनस्थ जो सेना होती थी उसके रखरखाव के लिए विशेष प्रकार से उनको जमीन देता था। उस जमीन को क्या कहते थे? अमरम कहते थे। अमरम से क्या मतलब है? ये नायकों को दी जाने वाली जमीन होती थी जो उनको, उनके जो किस लिए दी जाती थी, उनको जो सैनिक रखते थे वो लोग, है ना, नायक जो सैनिक रखते थे उनको वो ज़मीन इसलिए दी जाती थी, वो अपने जो अधीन जो सैनिक होते थे या जो सेना होती थी उनके अधीन उसका रख रखाव करने के लिए दी जाती थी। एक व्यवस्था थी आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन के लिए 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। कितने? 12 अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी जिनके सामूहिक समूह को आयंगर कहा जाता था। ये अवेतनिक होते थे। क्या होते थे? अवेतनिक होते थे। ये वेतन नहीं लेते थे। इनकी सेवाओं के बदले इनको पूर्णतः लगान मुक्त या फिर कर मुक्त भूमि दी जाती थी। इनका पद अनुवांशिक होता था। ये इस पद को बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही खरीदी जा सकती थी और ना ही दान में दी जा सकती थी। तो ये थी पूरी की पूरी क्या? आयंगर जो है व्यवस्था। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन थे? निकोलो कोंटी, ये इटली का था। ये 1420 में आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक या अब्दुल रज्जाक फारस का था, 1442 में आया था
देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नूनीज पुर्तगाल से था, 1535 ईस्वी में आया था अच्युत राय के शासनकाल में। डोमिंग पायस पुर्तगाल से था, 1515 ईस्वी में आया था कृष्ण देव राय के दरबार में या शासनकाल में। बारबोसा पुर्तगाल से था, 1516 में आया था या 1515 में आया था कृष्ण देव राय के दरबार में। तो ये पूछ भी लिया जाता है, थोड़े से गहराई से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से जो है एक हो सकता है। अब है हमारा कर्णिक नाम का एक आयंगर। अब देखो जहाँ पे भी आपको आयंगर जो शब्द है वो देखने को मिलेगा, आप जल्दी से समझ जाएंगे कि ये उन 12 लोगों में से जो बात की जा रही है। तो कर्णिक नाम का एक आयंगर था, उसके पास ज़मीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? लगान था, यानी कि कर था। कर, लगान कर के रूप में जो प्राप्ति होती थी धन की, वो था। भू राजस्व की उपज, भू राजस्व जो है क्या होता था? 1/6। विवाह कर, वर या वधु दोनों के ऊपर लगाया जाता था। कहने का मतलब ये है कि विजयनगर साम्राज्य के दौरान जो है विवाह कर भी लगता था, वर और वधु दोनों से वसूल किया जाता था। विधवा से जो विवाह करते थे वो इस कर से मुक्त होते थे। उम्बली क्या है? गांव में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त जो भूमि होती थी उसको उम्बली कहते थे। रथ कोड़गे शब्दावली से क्या मतलब है? युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहते थे रक्त कोड़गे। कुटगी ब्राह्मण, मंदिर या फिर बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते, स्वयं खेती नहीं करते थे, ये किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे। ऐसी पट्टे पर दी गई भूमि को जो खेती स्वयं न करके दूसरे लोगों अर्थात किसानों को खेती करने के लिए देते थे, उनको, उस भूमि को कुटगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे उनको कुदी कहते थे। देखो, कुदी ऐसे लोग होते थे, मान लीजिए मैं आज खेती कर रहा हूँ, मैंने अपनी ज़मीन आपको बेच दी, तो जो भी मेरे खेत में काम करते थे लोग, वो भी उसी के साथ शिफ्ट हो गए। जैसे ही मैंने खेत आपको बेच दिया तो वो आपके लिए काम करेंगे। तो ऐसे लोग कौन होते थे? कुदी होते थे। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों के लिए गंडपेद्र नामक पैर में धारण किए जाने वाले कड़े को सम्मान का प्रतीक माना जाता था। मतलब ये कड़ा जो पहने हुए होता था उसको ये माना जाता था, ये पता लग जाता था कि उसने क्या किया है, युद्ध में वीरता दिखाई थी, इसलिए उसको ये कड़ा मिला हुआ है। जैसे आज के समय पे जो हमारी डिफेंस जो है उसको शौर्य चक्र, वीर चक्र, जिस भी तरीके से ये अलग अलग मेडल्स दिए जाते हैं ना, अलग अलग जो है परफॉर्मेंस के लिए अलग अलग दिए जाते हैं, उस समय पे भी होता था। कृष्ण देव राय के दरबार में महिला अंगरक्षिकाओं का भी वर्णन मिलता है। विजयनगर सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक या फिर सेनापति होता था। टकसाल के विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। तो ये जो नाम है ना, किस विभाग को क्या कहा जाता था, किस विभाग का प्रमुख कौन होता था, इस तरीके की चीज़ें भी हमसे पूछ ली जाती हैं। चेट्टियों की तरह चेट्टी होते थे व्यापार से संबंधित लोग, ठीक है। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार जो वर्ग होता था, उस वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वीर पंजाल कहा जाता था। ये भी एक तरीके से व्यापार से संबंधित ही होते थे, बट ये दस्तकारी से संबंधित होते थे, हैंडीक्राफ्ट से संबंधित होते थे, हाथों से जो भी कार्य किए जाते थे उनमें निपुण होते थे। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे हुए लोगों को भड़वा कहा जाता था। बड़वा। विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा भी थी। विजयनगर साम्राज्य में एक वो क्या बोलते हैं उसको, सती प्रथा भी थी, ठीक है। तो इस तरीके की प्रथाएं भी आपको देखने को मिल रही थी। तो मनुष्यों के क्रय विक्रय की जो है एक प्रथा भी थी जिसको वेशवग कहा जाता था। वेशवग। प्रदा प्रथा का प्रचलन उस समय पे नहीं था, परंतु सती प्रथा स्वैच्छिक थी। बाल विवाह प्रथा भी वहाँ पे सामान्य रूप से जो है एक तरीके से हमें देखने को मिलती थी, ठीक है।
तो इस तरीके की जो ये प्रथाएं हैं ये सब भी जो है देखने को मिलती थी। सभी को एक बार रिवाइज कर सकते हो। दास प्रथा थी वहाँ पे, मनुष्य के क्रय विक्रय भी चलता था वहाँ पे, पर्दा प्रथा वहाँ पे नहीं थी, सती प्रथा स्वैच्छिक थी, ज़्यादातर तो फॉलो ही की जाती थी, और बाल विवाह प्रथा भी वहाँ पे थी। ठीक है। फिर इस काल के दौरान एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ना वो देखने को मिलता था। मंदिरों में रहती थी कुछ स्त्रियां जिनको देवदासी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देवदासी कहा जाता था। इनको अभी इनकी आजीविका कैसे चलेगी, ये अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, तो इनके लिए भी जो है भूमि या फिर नियमित वेतन का प्रायोजन जो है किया गया था राज्य की तरफ से। विजयनगर साम्राज्य में मंदिर की स्थापना के लिए एक प्रमुख विशेषता कल्याण मंडप और 1000 खंभों वाले गोपुरम का निर्माण करना था। कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। मंदिर के साथ देवता की जो पत्नी है उसके लिए अम्मान मंदिर का निर्माण भी उस समय पर किया जाता था। अब अम्मान मंदिर किससे संबंधित है? देवता की जो पत्नी होती हैं उनके विवाह से संबंधित है। ठीक है, या देवताओं के विवाह से संबंधित है। तिरुपति मंदिर में कृष्ण देव राय उनकी पत्नियां, अब उनकी पत्नियों के नाम भी आपको ध्यान रखने होंगे। एक थी तिरुमल, एक थी चिंता देवी, एक थी वेंकट प्रथम। ठीक है, 3 पत्नियां थी उनकी। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ जो है ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है। महानवमी का त्यौहार विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख त्योहारों में से एक था। ये उत्सव किस देवता से संबंधित है? दुर्गा देवी से संबंधित है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ पूछी जा सकती है। विजयनगर साम्राज्य में कन्नड़ कृतियों में से भीमक जो कृति थी वो भीमक के द्वारा रचित थी, और उनकी जो कृति थी, सॉरी भीमक मैंने कृति समझा था, ये कवि हैं या लेखक हैं। वासु पुराण अत्यंत प्रसिद्ध और लिंगायत धर्म ग्रंथ है। ठीक है, वासु पुराण भीमक के द्वारा लिखा गया है। कौन सी भाषा में? कन्नड़ भाषा में। ये किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य के दौरान की ये रचना है। मधुरा विजयम बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने लिखा था। इतना ज़्यादा गहरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा गहरा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। कृष्ण देव राय और राम राय अच्छे संगीतज्ञ थे। लक्ष्मी नारायण कृष्ण देव राय का एक दरबारी संगीत था। उसने संगीत सूर्योदय नाम की एक पुस्तक की रचना की थी। संगीत सूर्योदय नाम की पुस्तक की रचना किसने की थी? लक्ष्मी नारायण नाम के व्यक्ति ने की थी, जो किसका दरबारी कवि था या संगीतज्ञ था? कवि नहीं, संगीतज्ञ, कृष्ण देव राय के दरबार का। संत विधरण्य ने संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना की थी। वीणा विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय वाद्य यंत्र था या संगीत वाद्य था। विजयनगर साम्राज्य की चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती है। इस चित्रकला के विषय में रामायण और महाभारत के लिए किए गए हैं। इसके विषय ज़्यादातर आपको रामायण और महाभारत से संबंधित देखे जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक कंबाइंड शैली को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको यक्षिणी शैली के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का सिक्का था, यानी कि सोने का सिक्का था, जिसको वराह कहते थे। इसका वजन था 52 ग्रेन। कितना वजन था? 52 ग्रेन, जिसे विदेशी यात्रियों ने हूण, परदोसी या फिर पगोड़ा के रूप में उल्लेखित किया। मतलब विदेशी यात्रियों ने अलग अलग नाम दिए हैं, जिसमें 3 नाम प्रमुख हैं, हूण, परदोस या फिर पगोड़ा। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप या फिर फणम कहा जाता था। प्रताप 26 ग्रेन का होता था, यानी कि जो ये प्रताप होता था ये 26 ग्रेन का होता था, और फणन जो है 5.5 ग्रेन का होता था। चांदी के सिक्कों को तार कहते थे। ये सोने के सिक्कों के बारे में था, इतना इन्फॉर्मेशन। चांदी के सिक्कों को तार कहते थे। विजयनगर साम्राज्य में पश्चिमी तट यह जो क्षेत्र थे, क्रूजेंडो, दिनार, फ्लोरीन और डुकेट, और भी बहुत सारी मुद्राएं जो हैं यहाँ पे चलती थी। क्रूजेंडो पुर्तगाली मुद्रा को कहते थे, दिनार फारसी मुद्रा को कहते थे, फ्लोरीन या फिर डुकेट इटली से संबंधित जो है मुद्राएं थी। इस प्रकार से हमारा जो क्या बोलते हैं विजयनगर साम्राज्य जो है हमारा
कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे आपसे जो है एक शेयर जो है मांगूंगा मैं वीडियो का, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना भाई, ठीक है, क्योंकि आप एक तरीके से सपोर्ट ही करोगे चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। और जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी चीज़ें वैसे वैसे जो है इम्प्रूवमेंट और भी ज़्यादा होता जाएगा। तो पार्ट नंबर 33 ये था हमारा, जो कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में था। नेक्स्ट पार्ट होगा 34 जिसमें हम बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरीके से हमने किसके बारे में पढ़ा एक ही वीडियो में, देखो एक ही वीडियो में पूरे विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा। इसमें 4 वंशों ने राज किया, इसकी शासन व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और शासन व्यवस्था में किस तरीके से शासन चलता था, कौन कौन सी करेंसी चलती थी, किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है बहमनी साम्राज्य के बारे में या बहमनी राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मैंने आपको सपोर्ट करने के लिए बोला है, शायद डिज़र्व भी करते हैं अगर आप करेंगे सपोर्ट तो, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं, आप अपनी तरफ से जो है चीज़ें कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।